हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आप सबके साथ एक नया वीडियो डिस्कस करने वाला हूं, जो मैंने लास्ट वीडियो अपना बनाया था स्पेलिंग्स पर, जिसमें मैंने स्पेलिंग्स की समरी के बारे में डिस्कस किया है और उसकी समरी को मैंने बहुत ही विधिवत तरीके से एनालाइज किया है, जिससे कि आप लोगों को वो पूरी पोएम समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को देखें। पहले आप लोग समझ लें कि पोएम क्या कह रही है, किस पर डिपेंड है पोएम की लाइंस क्या हैं, क्योंकि जब पोएम से एमसीक्यूज आता है तो उसमें पोएम्स की लाइंस भी पूछी जाती हैं। फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, पोएम की थीम क्या है, पोएम में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, इसमें लिटरेरी टर्म कौन सा है। तो इन सब के बारे में मैंने पहले से ही वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। पहले आप उस पोएम को जाकर देखें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अदर वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उन सब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो सब वीडियो भी वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसकी जो मैंने समरी कंप्लीट की है तो वो समरी आप लोग पहले वहाँ से देखें, उसके बाद में आप यहाँ से एमसीक्यूज़ देख लें। ये एमसीक्यूज़ स्पेलिंग्स पर हैं, जो कि एक कनेडियन ऑथर हैं मार्गरेट एटवुड जी। तो उनका जो पोएम है स्पेलिंग्स उस पर डिपेंड है। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि मार्गरेट एटवुड की बायोग्राफी से, कुछ स्पेलिंग से, अदर वर्क से, मतलब जो भी एमसीक्यूज पूछे जाने हैं आपके एग्ज़ाम में वो सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने पुट कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन एंड वेयर वाज मार्गरेट एटवुड बोर्न। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 18 नवंबर 1939 ओटावा कनाडा में हुआ था। ये कनेडियन ऑथर हैं। व्हाट वाज एटवुड्स फर्स्ट नावल, इनका सबसे पहला नावल कौन सा है? द एडिबल वुमन, 1969 में इन्होंने अपना वर्क लिखा था। व्हेन एंड विद होम डिड मार्गरेट एटवुड मैरी। देखिए जो सेकंड वाला क्वेश्चन ये वाला है, तो इसमें दिया गया व्हाट वाज एटवुड फर्स्ट नावल, ये इनका पहला नावल है। इनकी जो पहला इनका वर्क है वो इन्होंने बहुत पहले ही लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि ये शायद 11 ईयर ओल्ड थी तभी से ये राइटिंग्स इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो ये इनका पहला नावल है, ठीक है। व्हेन एंड विद हुम डिड मार्गरेट एटवुड मैरी, मार्गरेट एटवुड ने कब और किसके साथ शादी की थी? तो मार्गरेट जी ने जिम पॉल के साथ, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे, उनके साथ में 1968 में मैरिज की थी और इनका डाइवोर्स हो गया था 1973 में, मतलब बहुत ही जल्द, ठीक है। विद इन 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स, 5 वर्ष के अंदर ही इनका डाइवोर्स हो गया था, इनका तलाक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन एंड फ्रॉम विच कॉलेज डिड मार्गरेट एटवुड गेट बीए डिग्री। मार्गरेट एटवुड जी ने किस कॉलेज से अपनी बीए की डिग्री ली है और कब ली है? तो ये इसमें आपको बताना है। तो इन्होंने 1959 में विक्टोरिया कॉलेज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का एक कॉलेज है विक्टोरिया कॉलेज, वहाँ से इन्होंने 1959 में, ठीक है, 1959 में अपनी जो है ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एंड वेयर डिड मार्गरेट एटवुड स्टडी एमए। एमए की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की है? तो एमए की पढ़ाई इन्होंने अपना एमए कंप्लीट किया था 1961 में रेडक्लिफ कॉलेज से, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। व्हाट वाज हर पेरेंट्स नेम, इनके माता पिता का नाम क्या है? कार्ल एडमंड एटवुड इनके पिताजी का नाम है और मार्गरेट डोरोथी किलम इनकी माताजी का नाम है। ये यहाँ पे ओ हो गया है, तो ये ओ को हटा के यहाँ पे आई बना लेंगे, किलम है, ठीक है, कोलम नहीं किलम है। व्हाट इज़ मार्गरेट एटवुड्स नेशनलिटी, इनकी नेशनलिटी क्या है? स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया है अपना इनकी पोएम का समरी का, उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है नेशनलिटी से कनेडियन है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन आयरिस एंड लॉरा इन द ब्लाइंड असैसिन 2000 बाय मार्गरेट एटवुड। देखिए इनका वर्क है और इस वर्क में आयरिस और लॉरा नाम के दो कैरेक्टर हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या, उनके संबंध क्या हैं, उसके बारे में बताना है आपको। और ये जो इनका वर्क है द ब्लाइंड असैसिन, जो कि 2000 में आया है, इस वर्क के लिए इनको बुकर प्राइज़ भी दिया गया है।
ठीक है। इस वर्क के लिए इनको बुकर प्राइज़ दिया गया है, ब्लाइंड असेसन के लिए 2000 में। इनको 2 बार बुकर प्राइज़ मिला है और दूसरा बुकर प्राइज़ इनको मिला है 2019 में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि द ब्लाइंड असेसन में जो आयरिस और लौरा हैं, तो इनकी रिलेशनशिप क्या है? ये दोनों सिस्टर्स हैं। ठीक है। फिर है भाट इज टोनी सीक्रेट इन द रॉबर ब्राइड 1993 बाय मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड का जो दूसरा वर्क है द रॉबर ब्राइड, जो कि 1993 में आया था, इसमें टोनी का सीक्रेट, टोनी नाम का एक कैरेक्टर है, उसका सीक्रेट क्या है? तो उसका सीक्रेट है सी इज एम्बिडिक्स्चरस एंड कैन राइट एंड रीड बैकवर्ड्स। What is the name of the new identity Jimmy has assumed in Oryx and Crack 2003? इनका एक दूसरा वर्क है जो कि 2003 में आया है, जिसका नाम है ओरेक्स एंड क्रैक। तो इसमें जो जिमी नाम का व्यक्ति है, तो उसकी न्यू आइडेंटिटी क्या है? उसका नया नाम क्या है? उसका नया नाम है स्नोमैन। नेगोशिएटिंग विद द डेड 2002। ठीक है, इनका एक वर्क है निगोशिएटिंग विद द डेड, जो कि 2002 में आया है। और इन अदर वर्ल्ड्स 2011, ये दूसरा वर्क है जो कि 2011 में आया है, बाय मार्गरेट एटवुड और कलेक्शन ऑफ। ये किसका कलेक्शन है? मतलब नॉवेल्स है, पोएम्स है, ड्रामा है, प्लेज है, क्या है? तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज हर नावल सरफेसिंग एंड बॉडली हार्म पब्लिश्ड। इनके जो नावल हैं सरफेसिंग और बॉडली हार्म, ये कब पब्लिश हुए? तो सरफेसिंग आया था 1972 में और बॉडली हार्म आया था 1981 में। देखिए पीछे मैंने आप लोगों को ब्लाइंड असेसन बताया जो कि 2000 में आया, रॉबर ब्राइड 1993 में आया, ओरेक्स एंड क्रैक 2003 में आया, निगोशिएटिंग विद द डेड 2002 में आया, इन अदर वर्ल्ड्स 2011 में आया, सरफेसिंग 1972 में, बॉडली हार्म 1981 में। ठीक है, ये इनके वो वर्क हैं जो कि इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वर्क कब पब्लिश हुए, ये डेट आप लोगों को याद रखनी है, इसीलिए इस तरह से मैंने ये सभी वर्क इसमें मेंशन किए हैं। फॉर विच वर्क्स सी वॉन बुकर प्राइज़। किन वर्क्स के लिए उन्हें बुकर प्राइज़ जीता? उन्होंने, एटवुड जी ने बुकर प्राइज़ किस वर्क के लिए जीता? तो सबसे पहला आपको अभी बताया द ब्लाइंड असेसन, जो कि 2000 में आया था, इसके लिए इनको मिला। और दूसरा द टेस्टामेंट्स, जो कि 2019 में आया था, इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला। हाउ मैनी टाइम्स डिड सी शॉर्ट लिस्ट फॉर बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ के लिए ये कितनी बार शॉर्ट लिस्ट की गई? ये 5 बार शॉर्ट लिस्ट की गई हैं। 5 टाइम्स। भाट इज़ वन मेजर थीम्स ऑफ स्पेलिंग्स बाय मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड की जो पोएम है जिसे हम रीड कर रहे हैं स्पेलिंग्स, ठीक है, इसकी मेजर थीम क्या है? इसकी मेजर थीम है पावर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दों की ताकत। नेक्स्ट है व्हेन वाज स्पेलिंग्स पब्लिश्ड। स्पेलिंग कब पब्लिश हुआ? तो ये 1981 में पब्लिश हुआ है। एक कलेक्शन था ट्रू स्टोरीज, उसमें आया, उसमें ये पोएम आई थी। हु इज़ मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड कौन है? तो मार्गरेट एटवुड जी जो हैं वो कनेडियन पोएट, नावलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, एसेइस्ट, टीचर, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और इन्वेंटर, ये सब हैं। ठीक है, देखिए एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो सब कुछ, देखिए पोएट ये क्योंकि इन्होंने पोएम लिखी, नावल लिखे, लिटरेरी क्रिटिक, ठीक है, क्रिटिसिज्म के बारे में लिखा तो लिटरेरी क्रिटिक हो गए, एस्से लिखे तो एसेइस्ट हो गए, टीचर इन्होंने पढ़ाया भी है इसलिए टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर कुछ भी कह सकते हैं। इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से ज़्यादा लगाव रखती थी तो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़। इन्वेंटर, क्योंकि इन्होंने नई नई टर्म्स को जो है ढूंढा है तो ये इन्वेंटर भी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एज सी हैज़ पब्लिश्ड 18 बुक्स ऑफ पोइट्री, 18 नॉवेल्स एंड 9 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट फिक्शन। ठीक है, और भी 2-1 वर्क इन्होंने लिखे हैं जो कि इसी एज में लिखे हैं, तो वो एज है 22 ईयर्स। ठीक है, 1961 में, 1939 में इनका जन्म हुआ और इसमें हम 22 मिक्स कर देंगे, ऐड करेंगे तो 9 + 2 11 और 1 हम कैरी कर लेंगे, 3 2 5 6 हो गया, उधर के कैरी था 9, तो ये आपका हो गया 1916। ठीक है, 1961 में इन्होंने, मतलब सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी 18 बुक्स पोइट्री की पब्लिश करवा दी, 18 नॉवेल्स पब्लिश करवा दिए थे और शॉर्ट फिक्शन के 9 कलेक्शन इन्होंने पब्लिश करवा दिए थे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज हर वर्क कैट्स आई पब्लिश्ड। इनका जो दूसरा वर्क है कैट्स आई वो कब पब्लिश हुआ, तो वो 1988 में पब्लिश हुआ। हाउ मेनी पेजेस आर इन कैट्स आई नॉवल। इनका जो नॉवल है कैट्स आई उसमें कितने पेज हैं, तो उसमें 420 पेजेस हैं। फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन शी वॉन गवर्नर जनरल्स अवार्ड इन 1966। मतलब किस पोइट्री कलेक्शन के लिए उन्होंने गवर्नर जनरल अवार्ड 1966 में गवर्नर जनरल अवार्ड जीता। तो द सर्किल गेम जो कि इनका वर्क पब्लिश हुआ, जो पोइट्री कलेक्शन जो था ये पब्लिश हुआ था 1964 में, 1964 में पब्लिश हुआ। और उसके आफ्टर टू ईयर शी वॉन गवर्नर जनरल्स अवार्ड इन 1966। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्राइज वाज मार्गरेट एटवुड वॉन इन 2017 फॉर पोइट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड एसे। 2017 में मार्गरेट एटवुड जी ने पोइट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और एसे के लिए कौन सा प्राइज जीता, तो वो प्राइज था द फ्रेंच काफ्का प्राइज। द फ्रेंच काफ्का प्राइज इन्होंने 2017 में जीता था। विच नॉवल ऑफ मार्गरेट एटवुड वाज अडॉप्टेड इनटू एन फिल्म इन 1981 रिटन बाय बर्नार्ड गॉर्डन। देखिए बर्नार्ड गॉर्डन ने एक फिल्म लिखी है 1981 में और वो मार्गरेट एटवुड का एक वर्क था। तो उस वर्क का नाम क्या है, सरफेसिंग, जो कि 1972 में आया था और 1981 में इस पर मूवी बना दी गई थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्गरेट एटवुड्स डॉटर। मार्गरेट एटवुड की एक बेटी थी, उनका नाम था एलिनर एटवुड गिब्सन, जिनका जन्म मई 1976 में हुआ था। हु वाज मार्गरेट एटवुड इन अ रिलेशनशिप विद। मार्गरेट एटवुड किसके साथ रिलेशनशिप में किसके साथ थी, तो एक कनेडियन नावलिस्ट थे ग्राइम गिब्सन। 1973 में ये पार्टनरशिप में आए, रिलेशनशिप में आए और 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी ग्राइम गिब्सन की। और इन्हीं की बेटी का नाम एलिनर एटवुड गिब्सन है। कहीं कहीं पर हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि एलिनर एटवुड गिब्सन के पेरेंट्स कौन कौन हैं, तो पेरेंट्स तो यही होंगे ग्राइम गिब्सन और मार्गरेट एटवुड। लेकिन कभी कभी पर ये भी कहीं कहीं ये भी मिल जाता है देखने को कि मार्गरेट एटवुड के हस्बैंड का नाम क्या है, तो ग्राइम गिब्सन का भी नाम आता है क्योंकि ये रिलेशनशिप में थे। इनकी शादी किसी दूसरी के साथ में हुई थी, ठीक है, लेकिन ये दोनों लोग रिलेशनशिप में थे। इनकी जब डिवोर्स इनका हो गया था 1973 में, तभी ये इनसे मिली थी। व्हाट इज़ मार्गरेट एटवुड्स मोस्ट फेमस पोएम। इनकी सबसे फेमस पोएम कौन सी है, इन द सेकुलर नाइट। हु रोट द हैंडमेड्स टेल। हैंडमेड्स टेल किसने लिखा है, तो मार्गरेट एटवुड जी ने लिखा है। 1985 में इस वर्क को लिखा है। देखिए जितने भी वर्क इनके आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी सबकी डेट आपको ध्यान रखनी है। किस वर्क के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला है ये भी ध्यान रखना है। तो 1985 में इनका ये वर्क आया है और इस वर्क के लिए इन्होंने गवर्नर जनरल अवार्ड जीता है। व्हाट इज बोर्ड बाय मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड के द्वारा बोर्ड क्या है, जैसे बोर से हमें लग रहा है कि बोर मीन्स उबना होता है, तो ये बिल्कुल सच है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा है। बोर्ड इन्होंने जो लिखा है वो क्या है, तो वो मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया है और वो है इज अ सिंगल स्टेंजा पोएम, मतलब सिर्फ एक स्टेंजा वाली एक कविता है, ठीक है। हु हैज़ मार्गरेट एटवुड सिबलिंग्स। मार्गरेट एटवुड के सिबलिंग्स मतलब इनके भाई बहन कौन थे, तो रुथ एटवुड 1951 में इनका जन्म हुआ था और हारोल्ड लेस्ली एटवुड इनका 1937 में जन्म हुआ था। ये इनके ब्रदर थे और ये इनकी सिस्टर थी। ब्रदर इनके इनसे 2 साल बड़े थे और सिस्टर इनकी इनसे कई साल छोटी थी, क्योंकि इनका जन्म 1939 में हुआ था, इनकी सिस्टर का जन्म 1951 में हुआ था और इनके भाई का जन्म 1937 में हुआ था। फिर है हु रोट द फिक्शनल नावल एलियास ग्रेस। इनका जो फिक्शनल नावल है एलियास ग्रेस, वो मतलब जो फिक्शनल नावल है एलियास ग्रेस वो किसने लिखा है, तो वो मार्गरेट एटवुड जी ने लिखा है 1996 में। ये 470 पेज में लिखा गया है और इस वर्क के लिए इन्होंने गिलर प्राइज जीता था। हाउ मैनी अवार्ड्स डिड मार्गरेट एटवुड वॉन। मार्गरेट एटवुड जी ने कितने अवार्ड्स जीते हैं, तो लगभग वो 50 से ज़्यादा ही अवार्ड इन्होंने जीते हैं। कुछ इंटरनेशनल प्राइज़ हैं और कुछ इनके अपने स्टेट के प्राइज़ हैं, कुछ अपने कंट्री के प्राइज़ हैं, ठीक है।
नावल प्राइज ही बचा था बस। द पोएम बिगेन्स विद द वर्ड्स, अब ये पोएम जो है वो किस वर्ड से स्टार्ट होती है, तो पोएम स्टार्ट होती है माई डॉटर प्लेज ऑन द फ्लोर। देखिए कल जो मैंने वीडियो बनाई है वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसी वीडियो अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब पोएम पर ही बेस्ड होंगे, ठीक है। तो पहले जो पोएम स्टार्ट होती है वो किस लाइन से स्टार्ट होती है, तो माई डॉटर प्लेज ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ द वुमेन कॉट इन द, ये भी उसी पोएम की लाइन है, आई रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ द वुमेन कॉट इन द बार एंड इन लेबर, ये लाइन के आगे का हिस्सा है, बार एंड इन लेबर। भारद्वाज मार्गरेट एटवुड फुल नेम, इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था मार्गरेट एलिनर एटवुड। दिस पोएम स्पेलिंग्स अपीयर्स इन, इनकी जो पोएम है स्पेलिंग्स एक किस कलेक्शन में अपीयर होती है, तो ये अपीयर होती है ट्रू स्टोरीज़ में, जो कि 1981 में आई है। हर दाइज टाइड टुगेदर बाय द एनिमी सो सी कुड, ये भी पोएम की एक लाइन है और ये लाइन आपको कंप्लीट करनी है। हर दाई, उसके पैरों को टाइड टुगेदर, आपस में बांध दिया जाता, बाय द एनिमी, शत्रुओं के द्वारा, सो सी कुड, ताकि वह बच्चे को जन्म ना दे सकें, तो नॉट गिव बर्थ होगा, ठीक है। वो पोएम आप समरी जब देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया करके आपका जो है MCQ सॉल्व हो जाएंगे। When did she win the Pen Pinter Prize for the spirit of political activism threading her life and works? तो ये 2016 में इनको पेन पिंटर प्राइज मिला था। डबल परसोपन इज़ द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एटवुड्स पोएम, ये इनका फर्स्ट कलेक्शन है एटवुड जी का, जो कि 1961 में आया था, ठीक है। लेडी ओरेकल पब्लिश्ड इन 1976। व्हाट डिड एटवुड गिव कैनेडियन थ्रू हर राइटिंग, तो ये कैनेडियन मतलब इन्होंने अपनी राइटिंग के द्वारा क्या दिया, ठीक है, कैनेडियंस को, मतलब अपने देशवासियों को अपने राइटिंग के द्वारा क्या दिया, तो इन्होंने कैनेडियन लिटरेचर, ठीक है, कनाडा का साहित्य दिया। हाउ मैनी बुक्स हैज सी रिटन इन ऑल, उन्होंने वास्तव में कितनी बुक्स लिखी हैं, तो उन्होंने 35 बुक्स लिखी हैं। नेक्स्ट है विद होम वाज द चाइल्ड प्लेइंग ऑन द फ्लोर, बच्चा जो है वो फर्श पर किसके साथ खेल रहा है, तो वो प्लास्टिक लेटर्स के साथ खेल रहा है। व्हाट आर द कलर्स मेंशनड इन द पोएम, पोएम में कौन कौन से कलर मेंशन किए गए हैं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको बिना पोएम पढ़े आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पोएम में 3 कलर्स का मेंशन किया गया है, रेड, ब्लू एंड हार्ड येलो। इन द पोएम स्पेलिंग्स रेड, ब्लू एंड हार्ड येलो आर कॉल्ड, पोएम में इन तीनों रंगों को क्या बुलाया गया है, तो पोएम में इन तीनों रंगों को प्राइमरी कलर्स, ठीक है, प्राथमिकता वाले रंग बुलाए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका पोएम की लाइन्स ही हैं। अ चाइल्ड इज़ नॉट अ पोएम इज़ नॉट अ चाइल्ड। इन लाइनों का मैंने कल बहुत ही जो वीडियो में समरी मैंने समझाई है स्पेलिंग्स की, उसमें इन लाइनों को मैंने बहुत ही विधिवत तरीके से समझाया। यहाँ पर वही पूछ लिया है कि इन लाइनों का मतलब क्या है, जो एटवुड जी हैं वो क्या कहना चाहती हैं, तो वो कहना चाहती हैं कि मदरहुड इज आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर देम, मातृत्व जो है उनके लिए एक समस्या भी है। दे कैन नाइदर नोरिश देयर चिल्ड्रन और राइट, वे या तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं या तो वे लिख सकती हैं। 10 अ वुमन, इस प्रकार एक औरत, हैज़ टू स्ट्रगल बिटवीन हर प्रोफेशन एंड मदरहुड, इस प्रकार एक औरत जो है, एक महिला जो है वो अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय और अपने मातृत्व के बीच में जीवन भर संघर्ष करती रहती है। आप लोग पोएम देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समराइज़ किया है पोएम को। माई डॉटर प्लेज ऑन द कंप्लीट दिस लाइन विद द वर्क, माई डॉटर प्लेज ऑन द स्पेस कंप्लीट दिस लाइन विद द वर्क, ये विद द वर्ड है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आपको पोएम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पोएम, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, पहले आप लोग पोएम को विधिवत तरीके से समझें, उसे लर्न करें, फिर आप MCQs देखें। माई डॉटर प्लेज ऑन द फ्लोर, हु इज़ द मदर इन द पोएम स्पेलिंग्स, जो पोएम है स्पेलिंग्स, इसमें मदर कौन है, तो इसमें पोएट हर सेल्फ, एटवुड जी ने स्वयं अपने आप को मदर के रूप में रखा है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस पोएम स्पेलिंग्स, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो मेटाफर, पूरी एक लाइन है, दिस इज अ मेटाफर, ये पोएम में पूरी एक लाइन है, दिस इज अ मेटाफर। अ वर्ड आफ्टर अ वर्ड आफ्टर अ वर्ड इज स्पेस कंप्लीटेड विद द वर्ड, देखिए इस वर्ड को हमें
कंप्लीट करना, ये जो स्पेस छूटा हुआ है इस स्पेस को हमें कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें पोएम का आना बहुत ज़रूरी है। पोएम हमें पता हो कि तभी हम वर्ड को कंप्लीट कर पाएंगे, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अ वर्ड आफ्टर अ वर्ड, एक शब्द के बाद एक और शब्द, आफ्टर अ वर्ड फिर उसके बाद एक और शब्द, और वो क्या बनता है, वो पावर बनता है। ठीक है, और यही थीम है, यही थीम है, पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत। विच इज़ द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम सिबलिंग्स, सॉरी स्पेलिंग्स की जो लास्ट लाइन्स हैं वो क्या हैं, योर फर्स्ट नेमिंग, योर फर्स्ट नेम और योर फर्स्ट वर्ड, ये पोएम की लास्ट लाइन्स हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं, व्हाट आर द मेजर थीम्स एंड मोटिफाइज इन द पोएम। इस पोएम की मेजर थीम्स मैंने आपको अभी बताया कि पावर ऑफ वर्ड्स, लेकिन अदर भी थीम्स होती हैं, एक ही थीम पे नहीं डिपेंड होता है। तो फीमेल सप्रेशन इसमें दिखाया गया, फेमिनिज्म दिखाया गया, चिल्ड्रेन दिखाए गए और वायलेंस भी दिखाया गया है। ठीक है, विच लिटरेरी टर्म यूज मोस्टली इन द पोएम, कौन सा लिटरेरी टर्म इसमें यूज किया गया है, तो इसमें पन को यूज किया गया है क्योंकि लाइनें जो हैं वो रन कर रही हैं बराबर। द वर्ड एंसेस्टर्स इज यूज्ड इन द रेफरेंस ऑफ मैरी वेबस्टर, जो मार्गरेट एटवुड जी हैं वो अपने एंसेस्टर पूर्वजों में मैरी वेबस्टर को गिनती हैं, तो इसलिए जो एंसेस्टर वर्ड इन्होंने यूज किया है पोएम में तो वो मैरी वेबस्टर जी के लिए यूज किया है। योर स्पेस नेमिंग, योर स्पेस नेमिंग, योर स्पेस वर्ड, भाट इज वर्ड, वह शब्द क्या है, विच इज यूज द सेम हेयर, जो कि इन तीनों जगहों पर सेम ही है। तो इन तीनों जगहों पर एक ही वर्ड है, वो है फर्स्ट, योर फर्स्ट नेमिंग, योर फर्स्ट नेम, योर फर्स्ट वर्ड। हाउ डू यू लर्न टू स्पेस कंप्लीट दिस लाइन, इस लाइन को आपको कंप्लीट करना है कि हाउ डू यू लर्न टू स्पेल, तुम जो है वर्तनी करना कैसे सीख सकते हो, सॉरी सीखते हो कंप्लीट, ये लाइन। तो इस तरह से आपके ये कंप्लीट हो गए हैं जितने भी MCQs थे, 55 MCQs थे, और ये बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को समझाए हैं। MCQs बहुत ही सही MCQs थे, ये आपके सभी MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। और इस मतलब वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक बार पोएम को अवश्य देख लें, उस पोएम में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप पोएम को देखने के बाद वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जो कि इंटरेस्टेड हैं और जो कि आपके क्लास फेलो हैं, जिनके लिए ज़रूरत है वीडियो, तो आप उनके पास शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।